एक लड़का अपनी बीमार माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो जो हॉस्पिटल की मालकिन होती है वो उन दोनों को देख लेती है और देखने के बाद फौरन से उनका इलाज चालू करवा देती है। उसके बाद जो ये लड़का होता है ये बार बार जब उसकी माँ ठीक भी हो जाती है तो उस हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगता है और उस हॉस्पिटल की मालकिन से कैसे भी करके बस एक बार मिलना चाहता है। हॉस्पिटल की जो मालकिन होती है वह उसे देख रही थी और बार बार इसे मिलने से मना कर दिया करती थी। लेकिन जब वह काफ़ी बार आता जाता है तो उसके बाद वो एक दिन कह ही देती है कि बुलाओ इसे। तो उसके बाद जो ये लड़का होता है ये जैसे ही अंदर जाता है तो उसके बाद हॉस्पिटल की मालकिन कहने लगती है, बताओ अब क्या काम है तुम्हें यहाँ पर। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़का होता है वह अपनी आंखों में आंसू ले आता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हम लोग शादी कर लेते हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्यों, अब ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। कौन था वह लड़का और किस वजह से हॉस्पिटल की मालकिन से शादी करने के लिए बोल रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर के पासी के गांव में एक लड़की रहा करती है जिस लड़की का नाम होता है अंजलि। अंजलि जो कि अपने पिता की इकलौती संतान है, क्योंकि अंजलि को जन्म देते ही उसकी माँ जो थी वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और उसके बाद पिता ने अपनी बेटी को लाड़ चाव से पाल पोस कर बड़ा किया था। और धीरे धीरे जब अंजलि जवान हो जाती है तो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढता है। अंजलि के पिता ने अपनी जो हैसियत थी उससे बढ़कर रिश्ता ढूंढा था। इंदौर के अंदर एक रघु नाम का लड़का होता है जिसके घर में उसकी माँ होती है और जो रघु था वह कपड़ों का व्यापारी था, अच्छा खासा रुपया पैसा कमाया करता था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर अंजलि के पिता ने उस रिश्ते को अपनी बेटी के लिए पसंद किया था और उसके बाद उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसकी उस सारी को बेच बाच कर अपनी बेटी को बेच से फालतू, यानी कि जितना वो दे सकता था उससे भी फालतू दहेज दिया था। यहाँ पर अंजलि की शादी हो जाती है। अंजलि मना भी करती है कि पिताजी आप सारी प्रॉपर्टी को बेच दोगे तो आप कहाँ रहोगे। लेकिन पिता कहता है कि बेटी मुझे रहना ही क्या कहाँ है, कुछ दिनों में मैं ऊपर वाले के पास चला जाऊंगा, उसके बाद ये प्रॉपर्टी किस काम की रहेगी, अगर तेरे पास रहेगी तो कम से कम ये तो है कि तू अपनी ज़िंदगी में आराम से अपना समय व्यतीत कर सकेगी। अंजलि के पिता के पास फिलहाल एक गांव का घर रह गया था और उसने सारी प्रॉपर्टी से अपनी बेटी की शादी करा दी थी और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ अंजलि का जो पिता होता है अपने उस गांव वाले घर को भी अपने दामाद के नाम करा देता है। कहता है कि बेटा देखो, मेरे जाने के बाद अड़ोस पड़ोस वाले या परिवार वाले इस घर पर हक जमाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे नाम इसको कर रहा हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना आ सके, कहीं कल को तुम्हें को कोर्ट केस का सामना करना पड़े। रघु मना भी करता है लेकिन उसके बाद भी वह जमा करना नाम करा देता है और धीरे धीरे जैसे अंजलि की शादी को लगभग 1 साल बीतता है तो 1 साल बाद ही एक हादसे में अंजलि के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब जो अंजलि है वो पूरी तरह से अनाथ हो चुकी है और जैसे उसे ये बात पता चलती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो अपने आप को संभालती है और वहीं पर उस घर के अंदर रहने लगती है। ज़्यादा रोने का कारण यह भी था दोस्तों, क्योंकि अंजलि की जो सास थी वो उससे सीधे मुंह बात नहीं किया करती थी, क्योंकि अंजलि की सास को वैसे तो दहेज की वजह से तो ये रिश्ता पसंद आ गया था, लेकिन अंजलि को वो गरीब ही समझा करती है। तो इसी वजह से छोटी छोटी बातों पर वह उससे चढ़ा करती है और तरह तरह के बातों से सुनाया करती है। इधर जो रघु होता है, रघु ने भी दहेज की वजह से ही रिश्ता किया था और उसे पता था कि इतनी सारी जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है वो सारी हमें मिलेगी और उससे हमारा पैसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ये लोग इस तरह से रहने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे शादी को और कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद यहाँ पर अंजलि को बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। अब इस बात को देखते हुए यहाँ पर जो उसकी सास होती है वह उसे खरी खोटी सुनाने लगती है, बांझ कहकर ताना मारने लगती है और अंजलि सभी बातों को सुनकर चुपचाप बैठी रहती है। रघु जो होता है कुछ दिनों तक तो उसका रवैया ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद जो रघु होता है उसका भी रवैया बदलने लगता है। यानी कि यहाँ पर रघु ने भले ही दहेज के लिए शादी की थी, लेकिन उसके बाद वह अंजलि को पसंद करने लगा था। अंजलि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जब माँ उसे बांझ कहकर पुकारा करती है और कहा करती है कि मेरा तो इकलौता ही बेटा है, अब मैं कैसे अपने वंश को आगे चलाऊंगी, तो यहाँ पर रघु के दिमाग में भी ये बातें भरने लगती हैं।
अब जो रघु होता है वह भी अपनी माँ को साथ दिया करता और साथ दे देकर अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाया करता। जब उनकी शादी को 2 साल हो गए थे तो 2 साल में एक दिन शाम के समय यानी कि रात हो रही थी और रात के समय तेज आंधी और बारिश आ रही थी। उसी समय जो सास होती है किसी छोटी सी बात को लेकर अपनी बहू से झगड़ा करती है और जैसे झगड़ा करती है तो उसके बाद वो उससे कहने लगती है निकल जाती हूँ यहाँ से, बांझ कहीं की, हमारे घर पर कलंक लगा रखा है, अब तो अड़ोस पड़ोस के भी बातें बनाने लगे हैं। अब इस बात को सुनकर अंजलि से रहा नहीं जाता और वह अपनी सास से उल्टा कहने लगती है कि इसका क्या वो है मतलब है, अगर मैं बांझ हूं तो इसमें हो सकता है तुम्हारे बच्चे की भी गलती हो। लेकिन तभी जो सास है वो कहने लगती है कि मेरे बच्चे में कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हारे अंदर ही कमी है और तुम ही बांझ हो। इस बात को कहकर वह उसे धमका देती है और धमकाने के बाद यहाँ पर यह बात जब जो बहू है वो अपनी सास से उल्टा बोल रही थी, ये रघु को पता चल जाती है और उसके बाद रघु को बहुत जोर से गुस्सा आता है। माँ बेटे दोनों मिलकर रात के समय ही उसे बारिश के उसमें घर से बाहर निकाल देते हैं। उसका जो सामान था वो बाहर फेंक दिया गया था और उसके बाद जो अंजलि होती है वो खूब कोशिश करती है कि वो उसे घर ले ले, लेकिन वो घर के अंदर नहीं लेते हैं। उसके बाद अंजलि मजबूर होकर आंखों में आंसू लेकर वहां से निकलती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी आगे एक चौराहे पर पहुंचती है तो वहां पर चौराहे पर 4-5 शराबी लोग थे जो कि एक छप्पर के नीचे खड़े हुए थे और उन्हें देखकर एकदम से वो डर सहम जाती है। अब वह लोग उसकी तरफ देख रहे थे और वह सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दे, और इसी वजह से वह थोड़ी आगे तेज तेज कदमों से थोड़ी दूर चली जाती है। जहां पर वो पहुंची थी उस जगह पर एक झोपड़ी पड़ी हुई थी और झोपड़ी के बाहर एक छप्पर भी था जिस छप्पर के नीचे ये अपना सर छुपा सकती थी। तो इसी वजह से वह उस छप्पर के नीचे चली जाती है और वहां पर बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी जो साइड की झोपड़ी थी उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है जिसका नाम होता है तुकाराम। तुकाराम जो होता है वो जैसे इस लड़की को इस छप्पर के नीचे बैठा हुआ देखता है और मन ही मन रोते हुए और पूरी तरह से विलाप करते हुए देखता है तो वह देखकर समझ जाता है कि ये बेचारी परेशान है और इसके बाद सीधा उसके पास आता है, कहता है कि बेटी देखो ये जगह ठीक नहीं है, तुम बाहर हो, ऐसा करो हमारे साथ अंदर चलो, मेरी पत्नी है अंदर और अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम खाना खा लेना। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये था कि तुकाराम उसकी मदद करना चाहता था। अब अंजलि को पहले तो डर लगता है कि कहीं ऐसा वैसा मेरे साथ कुछ ना हो जाए, क्योंकि इंदौर छोटा मोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। लेकिन फिर भी जो अंजलि है वह तुकाराम के कहने पर वहां पर चली जाती है क्योंकि और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं था। अंदर तुकाराम की पत्नी होती है और जो तुकाराम की पत्नी होती है जब वो पूछती है कि बेटी कौन हो तुम, तो यहाँ पर अंजलि अब तक की अपनी पूरी कहानी सुनाती है। कहती है कि इस तरह से बच्चे नहीं हो रहे तो पति ने और सास ने घर से बाहर निकाल दिया, पिता भी कोई नहीं, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो तुकाराम होता है उसे बहुत बुरा लगता है और उसके बाद जो तुकाराम होता है वो कहता है कि बेटी कोई बात नहीं, जब तक तुम चाहो यहाँ पर रह सकती हो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और यहाँ पर तुम अपना घर समझकर इसके अंदर रहो, कोई भी परेशानी नहीं है। अब इस बात को सुनने के बाद अंजलि जो होती है वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। तुकाराम की पत्नी उसके लिए खाना बनाती है क्योंकि जब घर में लड़ाई हो गई थी तो अंजलि ने खाना नहीं खाया था तो उसे खाना खिलाया जाता है। अंजलि खाना खाती है और खाना खाने के बाद अब वह रात भर यहीं पर आराम करती है। रात में वह उन लोगों के बारे में भी जानती है जो तुकाराम और उसकी पत्नी है, उनके 4 बेटे हैं और चारों के चारों जो बेटे हैं वह विदेश में काम किया करते हैं, उनके पास कोई भी नहीं आया करता है। तो यहाँ पर अब इसका भी अधूरा परिवार था और उनका भी अधूरा परिवार था। तो जो अंजलि होती है वो कहती है कि बाबा अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी बेटी बनकर ही आपके साथ रह लूंगी, लेकिन मैं आप पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती, तो इसीलिए मुझे कोई काम दिलवा दो। अब इस बात को सुनकर जो तुकाराम होता है वो कहता है कि बेटी क्या काम करोगी, तो वो कहने लगती है कि बाबूजी मैंने ना डॉक्टरी का कोर्स किया है, भले ही वो मेरा कंप्लीट तो हो गया था लेकिन इन लोगों ने मुझे काम करने नहीं दिया, क्योंकि उसके जो पिता थे अंजलि के, उन्होंने पहले ये तय कर लिया था कि बेटी कभी किसी के अधीन ना रहे। तो इसी वजह से जो अंजलि होती है वो डॉक्टरी का कोर्स तो कर लेती है, नर्स वगैरह का, लेकिन उसके बाद ये घर वाले काम नहीं करने देते हैं। तो अंजलि कहती है कि आप किसी हॉस्पिटल में मेरी नौकरी लगवा दो। उसके बाद यहाँ पर जो अंजलि के जो तुकाराम जी होते हैं उनका एक जानकार होता है डॉक्टर साहब, और उस डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में ये इसे नौकरी पर भी लगवा देते हैं। अगले दिन जो सुबह सुबह जो अंजलि होती है वह अपनी ड्यूटी पर जाया करती घर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद, और उसके बाद शाम को वापस लौटा करती और उनको अपने माता पिता की तरह समझा करती। इधर जो तुकाराम का जानने वाला होता है डॉक्टर साहब, जिसका नाम होता है अक्षय जो होता है उसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल रही होगी, और वह जब अंजलि की पूरी कहानी सुनता है तो उसे भी अंजलि पर बहुत ज़्यादा तरस आता है। और उसके बाद जो
अक्षय होता है वो कहने लगता है कि बेटी अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पहले अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, ताकि तुम किसी की तरफ ना देखो, अपने जीवन को जीने के लिए और अपने आप ही अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर सको। अंजलि भी ऐसा ही चाहती है, लेकिन वो कहती है कि सर मेरे पास ना तो पैसे हैं जो कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूं, वरना मेरा मन है आगे पढ़ाई करने का। तो उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि बेटी मैं पढ़ाऊंगा तुझे, आगे तू ऐसा कर MBA कर, और जब MBA कर लेगी तो उसके बाद तू बहुत अच्छा बिजनेस संभाल सकती है और बिजनेस संभाल कर अपने जीवन को व्यतीत करना। क्योंकि ये हॉस्पिटल मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि अगर इस हॉस्पिटल को संभालने वाला कोई मिल जाए तो उसके बाद मैं दूसरा हॉस्पिटल खोल सकूं, ये मेरा सपना है। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो ये सपना पूरा भी हो जाएगा और तुम भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। इस बात को सुनकर अंजलि भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी MBA कंप्लीट होती है। और जैसे ही MBA कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं उसके नेचर को देखते हुए उस हॉस्पिटल को उसे सौंप देते हैं और कहते हैं कि हॉस्पिटल आज से तुम्हारा है, तुम जैसा चाहो इसे चलाओ, बस मुझे तो जैसे लीज पर पैसे दिया करते हैं वैसे पैसे दे दिया करना। इसके बाद जो अंजलि है उस हॉस्पिटल को अपने हिसाब से चलाने लगती है और जो डॉक्टर अक्षय होते हैं वो दूसरी जगह एक नया हॉस्पिटल खोलते हैं और उसको चलाया करते हैं। हालांकि वे मिलने आते रहा करते हैं, हॉस्पिटल तो उनका ही है, लेकिन अंजलि उसे चलाया करती है तो उसका जो प्रॉफिट है उसको भी लिया करती है। इधर जो वो परिवार होता है, जिस परिवार ने तुकाराम और उसकी पत्नी ने इसे अपने पास रखा था, वह परिवार जो होता है वह भी अब अंजलि के साथ ही रहा करता है। और जब अंजलि अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है तो उसके बाद तुकाराम और उसकी पत्नी को एक नए फ्लैट में ले जाती है जो कि अंजलि ने अपने पैसों से खरीदा है। और उस फ्लैट के अंदर तुकाराम, उसकी पत्नी और अंजलि एक परिवार की तरह रहा करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो अंजलि होती है वह अब उस हॉस्पिटल को चलाया करती थी और एक दिन यहाँ पर किसी चीज़ का उद्घाटन था, यानी कि हॉस्पिटल का एक नया कॉर्नर ऐसा बना था जिस कॉर्नर में और भी फैसिलिटीज पेशेंट को देने वाले थे वो लोग। और उसी समय जब लोग यहाँ पर आ रहे थे उद्घाटन करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो उसी समय एक एम्बुलेंस आती है और उस एम्बुलेंस को आते ही यहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं उस महिला को, यानी जो महिला मरीज उस एम्बुलेंस के अंदर थी, उसे उतार कर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी अंजलि की नज़र उस महिला मरीज पर पड़ती है कि वह तो और कोई नहीं, उसकी वही सास है जिस सास ने कभी बांझ कहकर उसे घर से निकाला था। अब जब अंजलि उस महिला मरीज को देखकर वहां पर खड़ी थी, इतनी देर में उसका जो पति रघु होता है वह भी आ जाता है और वह जैसे अंजलि को देखता है तो देखते ही कपड़ों से समझ जाता है कि शायद ये यहाँ की बड़ी डॉक्टर है। इसी वजह से यहाँ पर जो अजीत लड़का होता है रघु, वह उसके सामने हाथ जोड़ता है, कहता है कि देखो हमारे तुम्हारे बीच में जो कुछ भी हुआ था उसे बीच में मत लाना, मेरी माँ को कैसे भी करके बचा लो, क्योंकि यही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पर आसपास में। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अंजलि होती है वो कहती है देखिए ये मेरा प्रोफेशन है और मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन बातों को सोचकर इस बात को बीच में नहीं लाऊंगी। ऐसा कहकर जो अंजलि है वो अब उसकी इलाज करवाने के लिए डॉक्टर साहब से बोल देती है कि भाई डॉक्टर साहब अच्छी तरह से इसका इलाज करना, बिल्कुल से ठीक हो जानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब जब उसका इलाज करते हैं तो लगभग 2 से 3 घंटे में उसे होश आ जाता है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसके बाद जब वह ठीक हो जाती है तो वह कहती है कि भाई जल्दी से इनके पेपर बनाओ और इनको यहाँ से भेजो, क्योंकि जब इन्हें ऐसी कोई गंभीर बीमारी है ही नहीं तो इन्हें यहाँ पर रखकर क्या फ़ायदा। उसके बाद जो अंजलि होती है वह अपनी सास को और अपने पति को वहाँ से दफा करने के लिए उनके कागज़ बनवाती है और कागज़ बनवाने के बाद उन्हें भेज देती है। और उसके बाद वह उस लड़के रघु से, यानी कि जो उसका पति था आज से 9 साल पहले, उससे मुलाकात नहीं करती है। रघु जब ये देखता है कि उसने मेरी माँ को ठीक कर दिया है और उसके बाद उसका कोई भी अता पता नहीं है तो वह बिल पे करता है, फिलहाल तो यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब उसके दिमाग में बार बार ये घूमा करता है कि अंजलि वहाँ पर है, उससे एक बार माफ़ी मांग लेता हूँ। ऐसा सोचकर जो रघु होता है वह दोबारा से हॉस्पिटल पर जाता, चक्कर काटता है और जब पूछते हैं कि भाई यहाँ पर क्यों आए हो तो वो कहने लगता है कि मुझे अंजलि से मिलना है। अब अंजलि जो कि इस हॉस्पिटल की कर्ता धर्ता थी वह अंदर थी और जब वॉचमैन जाकर कहता है कि मैडम कोई रघु नाम का व्यक्ति आया है और आपसे मिलने चाहता है, तो उसके बाद वह मना कर देती है, कहती है कि नहीं मैं उससे नहीं मिलना चाहती, कह दो कि वो बिजी है, बाद में बात करते हैं। इसके बाद जो रघु है वो बार बार आने जाने लगता है और जब वह बार बार आ जाया करता है तो उसके बाद यहाँ पर जो अंजलि होती है वह एक दिन परेशान होकर उसे बुला ही लेती है। उसके बाद जो रघु होता है वह कैबिन के अंदर जाता है और जैसे कैबिन के अंदर जाता है तो उसके बाद अंजलि जो है वो चिल्लाते हुए उसे पूछने लगती है कि अब क्या लेने आए हो यहाँ पर, जो मुझे परेशान किया है वो काफ़ी नहीं है क्या। लेकिन तभी जो रघु होता है वह अपनी आंखों में आंसू ले आता है, कहता है कि अंजलि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आया था और क्या तुम दोबारा से मेरे साथ रह सकती हो। मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं और माँ उस घर के अंदर रहा करते हैं और वो घर हमें काटने को दौड़ा करता है। अब इस बात को सुनकर जो अंजलि होती है वो हैरान हो जाती है, सोचने लगती है कि ऐसा क्या हो गया जो
यह मुझसे माफ़ी मांग रहा है, जबकि इसने और इसकी माँ ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाला था। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि देखो, साथ रहने की तो बात अलग है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। तो उसके बाद जो रघु है वो बताता है, कहता है कि अंजलि, जब हम लोग ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था तो उसके बाद माँ ने मेरे लिए एक दूसरी लड़की ढूंढी और उससे मैंने शादी कर ली। लेकिन शादी के लगभग 1.5 साल बाद भी जब उसे भी बच्चा नहीं होता है तो उसके बाद मुझे लगने लगता है कि कहीं अंजलि जो कह रही थी वो सही तो नहीं है, और इसी वजह से चुपके से मैं अपना चेकअप करवाता हूँ। जैसे ही मैं अपना चेकअप करवाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं तो पिता बन ही नहीं सकता। और उसके बाद डॉक्टर साहब से जब पूछता तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, इलाज करवाओ, और जब तुम्हारा इलाज हो जाएगा तो उसके बाद तुम पिता बन सकते हो। यानी कि संभावना थी कि वो पिता बन सकता है और इसका इलाज चलेगा। उसके बाद जो लड़का होता है वह अपना इलाज करवाने लगता है, लेकिन उसकी जो दूसरी पत्नी थी वह बिल्कुल भी चरित्र की ठीक नहीं थी और वह कुछ दिन उसके पास रहने के बाद अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ वहां से फरार हो जाती है। जब उसकी पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह अपनी पत्नी को फोन करके खरी खोटी बातें सुनाने लगता है। लेकिन वो जो दूसरी पत्नी थी ना, वो बहुत ही चालाक थी और उसके बाद वह उसके ऊपर ही उल्टा केस कर देती है, दहेज उत्पीड़न का, हरेसमेंट का, और इस तरह के कई सारे आरोप उसके ऊपर लगा देती है, जिनसे फारिग होने के लिए उसे लगभग 50 लाख रुपए अपनी दूसरी पत्नी को देने होते हैं। और उसके बाद भी वो कह देती है कि देख, ये मेरा प्रेमी है और इसके साथ मैं रहूंगी, तेरे साथ में नहीं रह रही, और तुझे ये 50 लाख रुपए हमें देने होंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर वह चुपचाप रह जाता है और उन्हें याद आती है दोनों सास बहू माँ बेटों को कि उस बहू को धक्के मारकर उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था, उसने लौटकर ना तो कोई केस करा ना ही कुछ किया। लेकिन ये एक बहू है जिस बहू ने उनका जीना हराम कर दिया, क्योंकि जब उसने केस किया था तो कई बार पुलिस घर पर आई थी, इन लोगों को लॉकअप में भी डाला गया था, और उसके बाद जब केस फारिग करने के लिए उन्होंने कहा तो उसने 50 लाख का ऑफर दिया था। तो यहाँ पर ये सारी बातें जब उनकी समझ में आ जाती हैं तो उसके बाद जो सास होती है वह अपने बहू के लिए अपने बेटे से माफ़ी मांगती है। कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, इससे भी बच्चा नहीं हुआ, और अगर ये भाग्य में हमारे में लिखा था कि बच्चा नहीं होना था तो हमें बहू बदलने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तभी जो बेटा है वो अपनी माँ को बताता है कि माँ, दरअसल मैं ना खुद ही बाप नहीं बन सकता और इसका मैं इलाज चलवा रहा हूँ, कुछ दिनों में मेरा इलाज कंप्लीट हो जाएगा। उसी वजह से हमने अपनी पहली जो पत्नी थी उसको घर से बाहर निकाला था, ये तो हमने बहुत ही गलत किया है। अब यहाँ पर माँ बेटे पूरी तरह से उदास होते हैं और उसके बाद वह अंजलि को ढूंढने के लिए उसके गाँव में भी जाते हैं, लेकिन गाँव में भी उनका कोई भी अता पता नहीं था, क्योंकि गाँव में कुछ बचा ही नहीं था, तो वो वहाँ पर जाकर करती क्या। इसी वजह से जो अंजलि होती है वह अब यहाँ पर काम कर रही थी, और जैसे ही उसे मिलती है तो उसके बाद जो लड़का रघु होता है वह अपनी माँ को बताता, जब ठीक होकर वह घर चली जाती है, कि माँ अंजलि थी वहाँ पर। तो माँ कहती है कि बेटा मैं चलती हूँ और मैं उसे मनाकर लेकर आऊँगी। लेकिन जो रघु होता है वो कहता है कि बेटा माँ, पहले मैं एक बार बात कर लेता हूँ, उसके बाद अगर वो तैयार होगी तो आपको मैं अपने साथ ले चलूँगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अंजलि होती है वो हैरान तो होती है, लेकिन ऊपर वाले का उसे भरोसा भी होता है कि देखो ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। और उसके बाद जो रघु है वो कहने लगता है कि अंजलि, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मेरा इलाज कंप्लीट हो गया है और अब मैं बाप बन सकता हूँ, क्यों ना हम लोग एक साथ फिर से अपने जीवन को व्यतीत करें। इस बात को सुनकर जो अंजलि होती है उसके बाद की कहानी अपनी भी सुनाती है और कहती है कि देखो रघु, अब मैं किसी और के साथ रहा करती हूँ और वो मेरे माता पिता हैं, अगर वो बोलेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, वरना मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि उस रात मैंने तो अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने का भी फैसला कर लिया था जब मैं उस छप्पड़ के अंदर बैठी हुई थी। लेकिन वहीं पर वो तुकाराम जी आए और तुकाराम जी ने मुझे अपने घर के अंदर लिया, और यहाँ पर ये हॉस्पिटल के अंदर जो मैं मालकिन बनकर बैठी हुई हूँ ये भी उन्हीं की देन है। जब उन्होंने मेरी कहानी सुनी तो उसके बाद उन्होंने डॉक्टर साहब को ये कहानी बताई, और डॉक्टर साहब इस बात को सुनकर इस हॉस्पिटल को मेरे अंडर में छोड़कर चले गए हैं। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और वैसे भी मुझे अब तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा सुनकर यहाँ पर रघु बार बार कहता है कि कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। लेकिन जो अंजलि है वो उसे बाहर जाने के लिए कह देती है, कहती है कि उस दिन तुम लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाला था, लेकिन आज ये मेरा हॉस्पिटल है और तुम लोग भी यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद जो लड़का रघु होता है वह वहाँ से निकल जाता है और इसके बाद अंजलि उनसे मिलने का नाम नहीं लेती है। इसके बाद जब उसकी सास को ये बात पता चल जाती है कि अंजलि वहाँ पर थी, ऐसे ऐसे थी, तो वह बार बार कहा करती थी अपने बेटे से, लेकिन बेटा जब जाकर एक दिन बताता है कि वो नहीं रहना चाहती हमारे साथ, उसने हमसे नफरत कर ली है। लेकिन
एक रास्ता है अगर हो जाए तो उसके बाद वो पूछते कि कौन सा रास्ता। तो वो कहने लगती है कि कोई तुकाराम है, ऐसे ऐसे बात है और मैंने उसके बारे में पता किया है, वो लोग फ्लैट में रहा करते हैं फलानी सोसाइटी में, अगर उनसे बात करें और वो उनसे कहें तो उसके बाद सब कुछ हो सकता है। तो इसी वजह से जो रघु होता है वह अपनी माँ के साथ तुकाराम जी के पास जाता है, उनकी पत्नी के पास जाता है और वहाँ जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि देखो हमारी बहू है, कैसे भी करके आप लोग इसे कर सकते हो, उसे वापस भेज दो, हम लोग अपना घर बसाना चाहते हैं। अब इस बात को सुनकर जो तुकाराम जी होते हैं वह मामले को समझने के बाद कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बात करूँगा। शाम के समय जैसे अंजलि वापस आती है तो उसके बाद जो तुकाराम जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा तुम्हारी सास और तुम्हारा पति आया था, क्या तुम वहाँ पर नहीं जा रही? तो वो मना करने लगती है, कहती है बाबूजी मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पर। लेकिन तभी तुकाराम जी समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा लाइफ बहुत लंबी है और वैसे भी अगर तुम्हारा पति तुम्हें मनाने के लिए आ रहा है तो उसके साथ जाने में कोई बुराई नहीं है, उससे जो गलतियाँ हुई उसकी पछतावा उसे है और उसके लिए वो तुमसे माफ़ी भी मांग चुका है, तो क्यों ना तुम दोबारा से घर बसाओ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अंजलि होती है वो भी थोड़ी देर तक सोचती है, लेकिन तभी तुकाराम की जो पत्नी होती है वो कहती है कि बेटा सही कह रहे हैं तुम्हारे काका। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो अंजलि होती है वह भी तैयार हो जाती है और उसके बाद जो तुकाराम जी होते हैं वह रघु के पास फ़ोन करते हैं और रघु अपनी माँ के साथ आकर धूमधाम से अपनी पत्नी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। और उसके बाद बार बार जब भी कभी उन्हें मौका मिला करता, यानी कि कोई ऐसी बात आया करती सामने, तो उस टाइम पर अंजलि से वो लोग आज तक भी माफ़ी मांगा करते हैं। भले उनकी शादी को यानी कि दोबारा से जो एक साथ रहे हैं उनको 2 साल हो चुके हैं, उनको एक बच्चा भी हो चुका है, लेकिन अब भी सास इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा पछताया करती है। अंजलि अपने पैरों पर खड़ी हुई है, उस हॉस्पिटल को चलाया करती है और जब डॉक्टर अक्षय को ये बात पता चलती है तो वो भी खुश होते हैं कि चलो ठीक है, अब इसका जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।